आज हम लोग देखने वाले हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 2008 के बाद। इससे पहले इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ये फ़ॉरेन में बहुत मशहूर था, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये यूज़ हुआ करता था, बट इंडिया में यूज़ नहीं होता था बिकॉज़ इंडिया में उतनी ज़रूरत पहले महसूस नहीं हुई। इंडिया में ये आया 2008 के बाद, और इसलिए आया बिकॉज़ इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत इंक्रीज़ हो रहा था। सर्विस सेक्टर को और बहुत वास्ट करने के लिए वहाँ पे एक लॉ की भी ज़रूरत पड़ी। ये वाला जो एक्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये सीए, सीडब्ल्यूए, सीएस और तमाम प्रोफेशनल लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी प्रोफेशनल लोग एक प्रोफेशनल लेवल पे काम करते, प्रोफेशनल डिग्रीज़ होल्ड करते और फर्म्स बनाते, तो उनके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए थी, उनके लिए इजी बनाना था और साथ ही साथ उनको एक कंट्रोल भी रखना था कि वो लोग आउट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जाके कुछ फ्रॉड ना कर ले। तो उस वास्ते ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। अभी देखो हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। इंट्रोडक्शन में ये एक्ट का बिल जो था, मतलब प्रपोज करे थे ये पास करने का, कब? 9 जनवरी 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने प्रपोज किए थे। फिर ये पार्लियामेंट में पास हुआ था 12 दिसंबर 2008 में, तुम लोग के लिए अंडरलाइन भी कर दी। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ पे उसको रेगुलेट करके इंडिया में सबको फॉलो करने लगाए थे। 7 जनवरी 2009 में ये अनाउंस हुआ था कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जिसका नाम 2008 दिए थे, इसलिए दिए थे बिकॉज 2008 में ये वहाँ पे पार्लियामेंट में डिसीजन लिया गया था। अनाउंस हुआ 7 जनवरी 2009 में कि अब ये डेट से ये यहाँ पे पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है। अब जैसा उसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक पार्टनरशिप है जिसमें लाइबिलिटी लिमिटेड रहेंगी। ठीक है। इसको हम हाइब्रिड भी बोलते हैं। हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसको कंबाइन करता। एक अगर हम नॉर्मल कंपनी देखें तो कंपनी के जो फीचर्स है, जैसा इससे पहले हमारा कंपनीज़ एक्ट हुआ, तो कंपनीज़ एक्ट में जो भी हमने फ़ीचर्स पढ़े थे वो फ़ीचर्स भी आते और कुछ पार्टनरशिप के फ़ीचर्स भी आते जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े। ठीक है। तो जिसको कंपनीज़ एक्ट अच्छे से पता और पार्टनरशिप एक्ट अच्छे से क्लियर है, दोनों के फीचर्स का हाइब्रिड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखो, मैंने वहाँ पे वर्ड्स हाईलाइट भी कर दी। एक तो इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स में से क्या है कि इसके अंदर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती और इसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती पार्टनरशिप फर्म के जैसा। अगर हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न देखें तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी देखें या कंपनीज़ एक्ट के हिसाब से लॉ का देखें, वो कंपनीज़ के बारे में देखें, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इतनी इजी नहीं है। लेकिन ये वाले एक्ट के अंदर पार्टनरशिप छोटा फर्म रहता, कम पार्टनर्स रहते, तो उस हिसाब से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और इजी रहता मैनेजमेंट। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट को रखते हुए उन्होंने यहाँ पे फीचर्स ऐसे डाले कि ये भी फ्लेक्सिबल रहना, इजी टू मैनेज रहना, पार्टनर्स के लिए वहाँ पे एकदम स्ट्रेस नहीं हो जाना, बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं हो जाना, ये सोच के वहाँ पे उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी भी रखे और लिमिटेड लाइबिलिटी भी रखे। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसको हम हाइब्रिड बोलते पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज एक्ट का। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो ब्लू में हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये जस्ट तुम लोग के एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। अगर तुमको कभी याद रहा एग्ज़ाम में तो तुम इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें लिख सकते। ठीक है, जस्ट समझने के लिए बैकग्राउंड और ये क्या है बोलकर। अब LLP हैज़ पार्टनर्स बट नो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स, ये डिस्टिंग्विश वाला पॉइंट है कंपनी और LLP के बीच में। मैंने जैसे अभी ऊपर बताई कि ये हाइब्रिड है, इसमें कुछ फीचर्स इसके कुछ फीचर्स इसके हैं। तो क्या चीज़ें अलग है दोनों में, तो वो चीज़ ये है कि हम कंपनीज़ एक्ट में जब हमने देखे थे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और रोल प्ले करते डायरेक्टर्स। ठीक है। आई होप डायरेक्टर्स याद है सबको कि डायरेक्टर्स क्या है। तो अब डायरेक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते कंपनीज़ में, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी में फ़ीचर्स तो पूरे वही कंपनी के रहेंगे बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर्स नहीं रहेंगे। अब डायरेक्टर्स क्यों नहीं रहेंगे? इसलिए नहीं रहेंगे बिकॉज़ यहाँ पे जितना भी काम है वो सारा का सारा काम पार्टनर्स खुद करते और पार्टनर्स एज ओनर्स वहाँ पे होल्ड करते। तो ओनर्स के रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत नहीं है, पार्टनर्स ही यहाँ पे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो वहाँ पे ब्लू वाला, नेम ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल बी एंडेड बाय लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और LLP।
हमने कंपनीज़ एक्ट के टाइम पे भी देखे थे, प्राइवेट लिमिटेड है तो उनके नाम के आगे एक प्रीफिक्स रहता। फिर अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसके आगे एक अलग, जैसे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इस तरीके के अगर कंपनीज़ है तो उनके ओपीसी कंपनी है, तो सबके नाम के आगे एक छोटा सा एब्रीविएशन ऐसा रहता है जिससे हमको नाम से समझ में आता है कि ये किस टाइप की कंपनी है। उसी तरीके से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भी एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वहाँ पे लिखना पड़ता। ठीक है, कंपलसरी है। अब एलएलपी जो है इसको गवर्न कौन करता। अगर हम पार्टनरशिप एक्ट देखें तो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है बट बेनिफिशियल है, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर करना कंपलसरी है। और रजिस्टर किसके पास होगा, तो वैसी कंपनीज एक्ट के वैसे ये वाली लाइन है कि ये गवर्न होता मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, और रजिस्टर होता रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ के पास। उनके हाथ में ये दोनों जिम्मेदारी दी हुई है, उसी तरीके से जैसे कंपनीज़ एक्ट में दी हुई थी कंपनी से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है, इसको जब चाहे इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करे। जिस तरीके से कंपनीज़ एक्ट में वो लोग ऑफिशियल गैजेट के थ्रू रूल्स एंड अमेंडमेंट्स वहाँ पे बताते जाते कंपनीज़ को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए, उसी तरीके से ये वाले एक्ट के अंदर भी कंपनीज़ के रूल्स और रेगुलेशंस अमेंड हो सकते ऑफिशियल गैजेट थ्रू नोटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी, क्योंकि उनके पास इसका पूरा राइट रहेगा। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये पॉइंट क्या बोल रहा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो हमने देखे 1932, वो इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम नहीं है, इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के डेफिनेशंस और चीज़ों को हमको कंबाइन नहीं करना है, वो अलग है और ये अलग है। अब डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है और डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 2(1) और सबसेक्शन एन में। ठीक है, डेफिनेशन देख लो वहाँ पे, डिफाइंस द एक्सप्रेशन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी। बहुत सिंपल सा एक लाइन का है, इसको याद कर लो तुम लोग के आंसर्स में कुछ भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ भी पूछ रहा तो डेफिनेशन पहले डाल देना। सेक्शन भी बहुत ईजी है। फर्स्ट चीज़, हर पूरे जितने भी एक्ट्स है, जितने भी तुम्हारे पास लॉ है, सबके जो सेक्शंस डिफाइंड है तो वो सब के सब सेक्शन 2 में है, तो ये याद रखना इजी है। अब यहाँ पे सब सेक्शन, फिर सब सेक्शन में वहाँ पे 1 और n है। ठीक है, तो इतना ही बस थोड़ा सा याद रखना है। और ये डेफिनेशन सिंपल है, यानी हर वो कंपनी जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंडर में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास रजिस्टर होती, उसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलेंगे। डेफिनेशन से बस इतना ही समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, साइलेंट फीचर्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसके अंदर फीचर्स क्या है, इसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या है, इसके अंदर स्पेसिफिक क्या है। अब ये जो 16 पॉइंट्स है, ये 16 पॉइंट्स में से तुम लोग एडवांटेजेस भी डिराइव कर सकते। ठीक है, इसलिए मैंने एडवांटेजेस अलग से वहाँ पे नहीं लिखी, इसी में एडवांटेजेस भी तुम लोग बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐसे जो तुम एडवांटेजेस में लिख सकते, कुछ पॉइंट्स ऐसे जो तुम डिसएडवांटेजेस में लिख सकते। तो वो चीज़ तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग को वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से अगर एग्ज़ाम में आ रहा है ऐसा कुछ। वैसे तो इतना इजी क्वेश्चन पूछते नहीं, बट स्टिल अगर तुमको एक्स्ट्रा कुछ लिखना है तो तुम लिख सकते। अब फर्स्ट देखो कैरेक्टरिस्टिक्स से उसका क्या है, बॉडी कॉपरेट है। बॉडी कॉपरेट हमारे कंपनीज एक्ट के जैसा एक फीचर है। बॉडी कॉपरेट का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ लोग मिलके वहाँ पे कंपनीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, कॉपरेट बॉडी, एक कॉपरेट लुक वहाँ पे आ रहा है, कॉपरेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वहाँ पे चल रहा, तो ये बॉडी कॉपरेट है। परपेचुअल सक्सेशन कंपनीज एक्ट अगर याद होगा तो उससे रिलेटेड ये पॉइंट है। हमने देखे थे कि एक कंपनी उसके ओनर्स से अलग है, तो वहाँ पे अगर ओनर्स मरते भी है तब भी कंपनी कैरी फॉरवर्ड होंगी, कंपनी अपना चलते रहने वाली है। तो ये वही है, यानी यहाँ पे कंपनी ओनर्स के डेथ से बंद नहीं हो जाती लेकिन चलते रहती। ये चीज़ पार्टनरशिप में नहीं थी। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की डेथ हो गई तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाता या वहाँ पे चेंजेस आते, हमको रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता पूरा। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे अगर पार्टनर्स की डेथ भी होती है स्टिल कंपनी विल गो ऑन। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी ऊपर के पॉइंट से रिलेटेड है। ओनर्स अलग है, कंपनी अलग है, पार्टनर्स इंडिविजुअली अलग है और कंपनी वहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अलग है। तो वहाँ पे दोनों एक नहीं होने के वजह से वो परपेचुअल सक्सेशन एंजॉय करते। तो सेपरेट लीगल एंटिटी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वहाँ पे फीचर है इसका।
म्यूचुअल एजेंसी, अब ये पॉइंट ये बताता है कि जो कंपनी है ये हमारी, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है हमारी, तो इसमें एजेंसी टाइप ऑफ बिजनेस होता है, यानी पार्टनर्स एक दूसरे के साथ एज एजेंट बिहेव करते। म्यूचुअल एजेंसी है, यानी एक दूसरे के बिहाफ पे, कंपनीज़ के बिहाफ पे काम करते। जैसे डायरेक्टर्स कंपनीज एक्ट में काम करते थे, उसी तरीके यहाँ पे ओनर्स खुद एक दूसरे के एजेंट बन के काम करते। ये पार्टनरशिप का और उसका मिला के फीचर है। फिफ्थ वाला पॉइंट देखो, एलएलपी एग्रीमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने पार्टनरशिप इससे पहले पढ़े, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड रहती है और वो भी कंपलसरी नहीं है बनाना, उसके कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, बस कुछ चीज़ें डिफ़ाइन की हुई कि ऐसी होनी चाहिए पार्टनरशिप की डीड में। जैसे पार्टनरशिप डीड है उसी तरीके से एलएलपी एग्रीमेंट है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है बिकॉज रजिस्ट्रेशन ही कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एलएलपी एग्रीमेंट कंपलसरी है बिकॉज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। फिर सिक्स्थ वाला इजी पॉइंट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यानी ये जो कंपनी है इसको हम सेपरेट लीगल एंटिटी बोल रहे हैं और इसको हम प्रीपेचुअल सक्सेशन दे रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी हमने अगेन कंपनीज एक्ट में पढ़े थे। क्या पढ़े थे हमने उसमें कि एक कंपनी को हम एक इंसान का रूप दे रहे, अब क्योंकि वो इंसान नहीं है इसलिए उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोल रहे। अब आर्टिफिशियल पर्सन है यानी एक इंसान के नाम रहता, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते, उसकी साइन वगैरह रहती, उसके नाम पे कंपनी, मतलब वो इंसान अगर वो कंपनी पे कुछ लॉस हो रहा, मतलब वो कंपनी कोई केस में आ रही, मतलब वो एक पर्सन जैसा हम वो एक इंसान को लेके जाके कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं, वैसी वो कंपनी जाके खड़े रहेंगी, ठीक है। अब कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे बट कंपनी के नाम से वो केस लड़ा जाएगा, तो ये चीज़ का मतलब क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की बेनिफिट होल्ड करता, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। आई होप ये क्लियर है क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ है। कॉमन सील, आई होप ये याद है, जिस तरीके से हमको साइन करने की ज़रूरत पड़ती है एक आम इंसान को, एक नेचुरल पर्सन को, वैसे आर्टिफिशियल पर्सन साइन कैसे करेंगे बिकॉज वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। ये आर्टिफिशियल हम बोल रहे हमारा एक इमेजिनेशन है कि ये एक इंसान है क्योंकि हम उसको राइट से कि इंसान जैसे दे रहे, बट एक्चुअल में तो कोई पर्सन है नहीं, तो वहाँ पे उसकी साइन के जगह पे कॉमन सील यूज़ होता। कॉमन सील एक स्टैम्प रहता जो सिर्फ कंपनीज़ के डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ के पास ही रहता, ठीक है, और उसको स्पेसिफिक जगहों पे ही यूज़ कर सकते, हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। 8 वाला पॉइंट हमारा, हम ऊपर से ही देखते हुए, लिमिटेड लाइबिलिटी। हर पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी रहेंगी। कहाँ तक लाइबिलिटी रहेंगी, जितना कैपिटल उसने कंट्रीब्यूट करा उसका लॉस उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, अब बिज़नेस मैनेज कैसे होता है, अब लिमिटेड लाइबिलिटी का मैनेजमेंट कैसा है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी में पार्टनर्स जैसा चाहे वैसा मैनेज कर सकते, पार्टनर्स के हाथ में सारा मैनेजमेंट डिसीजन रहता, वो चाहे तो उसका स्ट्रक्चर जैसे उनको बनाना है वो उस तरीके से उसको मैनेज कर सकते, ठीक है। अब 10th पॉइंट देखो, वहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स। मिनिमम कितने मेंबर्स होना चाहिए, तो मिनिमम 2 होना चाहिए। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, तुम अनलिमिटेड रख सकते, 10 रख सकते, 20, 50, 100, 200 जितने रखना है। गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी कि इसके अंदर इससे ज़्यादा पार्टनर नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप में रेस्ट्रिक्शन है, प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है, बट यहाँ पे एलएलपी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये वाला फीचर भी एग्जैक्टली सेम एज कंपनीज एक्ट है। कंपनीज़ में भी, पब्लिक कंपनी में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर्स के लिए इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मिनिमम 2 होना चाहिए। अब मिनिमम 2 में भी वो 2 जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना चाहिए, वो हम नीचे देखेंगे, ठीक है। मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रहना चाहिए। मैक्सिमम कितने भी तुम चाहे तो रख सकते, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 2 ऐसे होना चाहिए। वो 2 ऐसे क्यों होना चाहिए वो नीचे का हमारा पॉइंट है, हम देखेंगे। उसके बाद 11th है, अब ये वाला जो बिज़नेस जो भी फॉर्म करेंगे या ये एक्ट में जो भी रजिस्टर होगा, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना रहेगा, इसीलिए ये फर्म्स बन रहे। वहाँ पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स इसमें नहीं आएंगे। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट किसी को बनाना है तो उसका सेक्शन ही टोटल अलग है। सेक्शन 8 कंपनीज़ जिसको हम बोलते हैं, वो वहाँ पे चैरिटेबल फर्म्स हो सकते, बट यहाँ पे ये ओनली फॉर प्रॉफिट रहेगा। अब 12th वाला पॉइंट देखो, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे हमने कंपनीज़ एक्ट में देखे थे कि पब्लिक कंपनीज़ को कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर सकती, वहाँ जाके उसका मैनेजमेंट देख सकती, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा राइट है कि वो जब चाहे जब आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करे। अब कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट, ये एक
ऐसी चीज़ें जिसमें दो कंपनीज़ एमलगमेट हो रहे या दो कंपनीज़ का आपस में वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इस तरीके से कोई भी चीज़ें हो रहे तो उसको मैनेज करने के और ये तरीके के ऑप्शंस रहते, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ये वाले एक्ट में भी है। 14 पॉइंट है कन्वर्जन इनटू एलएलपी। अगर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सोल ट्रेडिंग कंसर्न किसी को कन्वर्ट होना है एलएलपी में तो वो हो सकते। एलएलपी बाद में कोई और कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकता है। और ये लास्ट वाले सेक्शन में हम देखेंगे कि कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। अभी सिर्फ एक हाईलाइट समझ के ले लो ये वाले पॉइंट्स को, ये आखिरी में चैप्टर के लास्ट में ये सारे पॉइंट्स कवर्ड है, ठीक है। अब ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जैसे हमने कंपनीज एक्ट में देखे थे कि एक पोर्टल है, वो पोर्टल पे जाके हमको सब ई फाइलिंग करनी पड़ती, यहाँ पे भी वो डॉक्यूमेंट्स वैसे ही है ई फाइलिंग के। फॉरेन एलएलपी का मतलब यहाँ पे ये है कि वो फॉरेन में कहीं सेटल्ड है या फॉरेन में कहीं जाके रजिस्टर्ड है और यहाँ पे काम कर रही, तो ऐसे कंपनीज को हम फॉरेन एलएलपी बोलेंगे। ये वाला पार्ट भी एंड में कवर्ड है, मतलब ये चैप्टर के एंड में कवर्ड है, तो हम ये तब फिर से देखेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे कि कौन पार्टनर्स हो सकते, हु मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी। इधर तक कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, इम्पॉर्टेंट है और इजी था ऊपर का पार्ट, कुछ भी उसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर कभी एग्ज़ाम में फ़ीचर्स के बारे में पूछ रहा तो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिखने के बाद फ़ीचर्स आई होप तुम लोग अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते। तुम लोग को ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में अच्छे से हुआ है, इसलिए मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ पे नहीं दी। तुम लोग एक एक लाइन दो दो लाइन में उसको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते, कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट तुम लोग का ये पूछ रहा कि हु मे बी अ पार्टनर इन एनएलपी। जैसे हमने कंपनीज एक्ट देखे या सब कुछ देखे, उसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है या एक स्पेसिफिक पर्सन वहाँ पे एलएलपी में हो सकता है, तो यहाँ पे भी वो स्पेसिफिक पर्सन कौन होगा पार्टनर, तो वो दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे हु मे बी अ पार्टनर इन एलएलपी में सेक्शन 5 में डिफ़ाइन किया हुआ है कि इंडिविजुअल कोई भी एक नॉर्मल नेचुरल पर्सन या बॉडी कॉपरेट यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के जैसा यहाँ पे दूसरे बॉडी कॉपरेट्स रहते हैं, उसका डेफिनेशन भी है तुम लोग के मॉड्यूल में, तो वो लोग भी मिला के बन सकता है एक एलएलपी, ठीक है। अब द एक्सप्रेशन बॉडी कॉपरेट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(1)(d) ऑफ द एक्ट as company as defined in section 3 of the Companies Act 1956 now 2013। अब बॉडी कॉपरेट क्या रहता उसको अगर और समझना है तो सिर्फ तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे दिया हुआ है तो देख लो। वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, 3-4 वहाँ पे अलग अलग एलएलपीज है, तो वो एलएलपीज मिला के भी एक सेपरेट एलएलपी बना सकते, यानी मल्टीपल एलएलपीज बन सकते। तो इस तरीके के उसको फॉर्मेशन को बॉडी कॉपरेट बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे, बॉडी कॉपरेट में क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर दूसरा कोई पार्टनरशिप फर्म है एलएलपी वाला है तो वो भी यहाँ पे एज अ पार्टनर वहाँ पे बोल के एक फर्म पार्टनर बोल के ऐड हो सकता। सेकेंड वाला पॉइंट देखो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एक ऐसी पार्टनरशिप जो बाहर इंडिया के कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, वो भी ये वाले कोई भी जो भी इंडिया में एलएलपी बन रहा उसमें एज अ पार्टनर बोल के वो फर्म वहाँ पे ऐड हो सकती। लास्ट पॉइंट देख लो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया यानी ऊपर के दो क्वेश्चंस जो थे हमारे, मतलब पार्ट्स जो थे हमारे, तो वो पार्टनरशिप थे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अभी लास्ट वाला जो है तो ये कंपनी फॉर्म जो भी है, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, अदर कंपनीज हो सकती है, तो वो कंपनी खुद एज अ पार्टनर यहाँ पे इंक्लूड हो सकती। पूरी कंपनी को एक पार्टनरशिप का राइट मिलेगा, ठीक है, एक पार्टनर बनेंगे। इंटरेस्टिंग है ना, समझ में आ रहा है होप यहाँ तक। लेकिन अब इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, हमने देखिए बॉडी कॉपरेट का मतलब क्या है, उसमें कौन कौन लोग ऐड हो सकते हैं। तो पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दो फॉर्म की, एक इंडिया में एक बाहर, और एक कंपनी बाहर की भी एज अ पार्टनर बन सकती है। लेकिन कौन नहीं बन सकता, तो कॉपरेट सोल। अब कॉपरेशन सोल जो है ये वर्ड तुम लोग के लिए नया है, इससे पहले हमने हमारे सिलेबस में अभी नहीं पढ़े, इसलिए मैंने उसकी मीनिंग और डेफिनेशन वहाँ पे ब्रैकेट में दे दी। देखो, अ कॉपरेशन सोल इज़ अ लीगल एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सोल इनकॉर्पोरेटेड ऑफिस ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल सोल नेचुरल पर्सन। कॉपरेशन सोल ये ज़्यादातर जो हमारे
गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है उससे रिलेटेड है, कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, पूरा कॉपरेशन एक सिंगल पर्सन के हाथ में, वो एक सिंगल पर्सन जैसा चाहे वैसा करे। तो यहाँ पे ये एक कॉपरेशन सोल जो रहता है, ये एक ऐसी एंटिटी रहती है, एक ऐसा कंपनी, ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें एक ही पर्सन रहता और एक ही ऑफिस रहता और उसी के हिसाब से वो काम चलता, वहाँ पे एक काफ़ी रहता, एक की मोनोपोली भी रहती। तो इस चीज़ को बोलेंगे हम कॉपरेशन सोल, ठीक है। ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न से अलग है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में बहुत सारे फीचर्स है, अलग अलग ऑफिस हो सकते हैं, अलग अलग ब्रांच हो सकते हैं। यहाँ पे यही एक चीज़ रहेंगी, फिर उसके सब ब्रांचेस हो सकते। सब ब्रांचेस का मतलब उसके जैसा भी हमारा गवर्नमेंट ऑफिसेज है, वो गवर्नमेंट ऑफिसेज के काम के डिपार्टमेंट्स अलग अलग जगह हो सकते, लेकिन वो पोजीशन, जैसे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस एक ही है और एक ही जगह पे है, और प्राइम मिनिस्टर भी एक ही नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से एक ऑपरेशन सोल रहता, तो वो चीज़ इसके अंदर पार्टनर नहीं बन सकती, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड यानी वैसा ऑर्गेनाइजेशन इधर पार्टनर नहीं बन सकता। कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे पार्टनर नहीं बन सकती। और तीसरा, जिसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिक एक्ट के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर मना करे बनाने से, वो भी इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। 3 चीज़ें नहीं हो सकते। कौन नहीं हो सकता? कॉपरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोली कि ये नहीं होना चाहिए तो वो नहीं होगा। आई होप बॉडी कॉपरेट्स क्लियर है। तो अब यहाँ पे वापस से ऊपर का डेफिनेशन याद रखो। कौन पार्टनर बन सकता है? एक इंडिविजुअल, एक नेचुरल पर्सन, या बॉडी कॉपरेट। बॉडी कॉपरेट में 3 लोग हो सकते हैं और 3 उसमें इंक्लूड नहीं होते, वो हमने देख लिए। अब वहाँ पे देखो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये हमने स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो देखे थे, ये वही है, कॉम्पिटेंस ऑफ अ पर्सन। यहाँ पे एक चीज़ लिखी भी नहीं है स्पेसिफिकली, बिकॉज वो कॉमन ग्राउंड्स पे अंडरस्टैंडेबल है कि एक 18 साल से नीचे का बच्चा नहीं हो सकता डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग पार्ट में, बेनिफिट्स के लिए हो सकता। अब यहाँ पे देखो, एन इंडिविजुअल शैल बी केपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर ऑफ LLP इफ़ 3 चीज़ें हैं वहाँ पे। साउंड माइंड का होना चाहिए, कोर्ट से डिक्लेयर होना चाहिए, मतलब कोर्ट नहीं बन सकता। तो नहीं बनने का रीज़न यहाँ पे ये है कि एक अनसाउंड पर्सन, यानी जिसका दिमाग सही जगह पे नहीं है, जिसका दिमाग इस केपेबल नहीं है, कोर्ट बोल रहा है कि इसका दिमाग उस लायक नहीं है कि ये पार्टनरशिप में काम कर सकना, तो वो नहीं हो सकता। इंसॉल्वेंट यानी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा इंसान जिसके जेब में कोई पैसे नहीं है, जो खुद इतना कंगाल है कि वो अगर बिजनेस में आएगा तो वो कुछ करने की कैपेबिलिटी में नहीं रहेगा, तो वैसे इंसान को हम पार्टनर नहीं बना सकते। फिर एजुकेटेड इंसॉल्वेंट का भी मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा इंसान, ये हमने ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में पढ़े थे लेकिन मैं स्टिल रिपीट कर रही, ऐसा इंसान जिसको कोर्ट ने अभी जिसका केस कोर्ट में चल रहा कि ये इंसॉल्वेंट है या नहीं है, और उसका अपील पेंडिंग है, वो चीज़ का कंफर्म नहीं आया, अभी तक जजमेंट क्लियर नहीं है, स्टिल ऐसे कोई इंसान को जो डाउटफुल है कि ये इंसॉल्वेंट है, उसको हम वहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं कंसिडर कर सकते, नहीं बना सकते, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है तुम लोग को।